नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर टिहरी से है, जहां जौनपुर क्षेत्र की लोक संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक एकता का प्रतीक ऐतिहासिक मोन मेला शनिवार को अलगगाड नदी के तट पर पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित किया गया। ढोल दमाऊ की गूंज, लोक नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच शुरू हुए इस ऐतिहासिक मेले में मसूरी सहित आसपास के 114 से अधिक गांव के हजारों ग्रामीणों ने भाग भी लिया। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग पूरे दिन इस अनूठे लोक पर्व के साक्षी बने। वहीं हजारों ग्रामीण पारंपरिक उपकरणों के साथ नदी में उतर गए और सामूहिक रूप से मछली पकड़ने की सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन भी इस दौरान किया। और जैसा कि ये गत वर्षों की तरह हर साल ये मोड़ मेला चलता है। इस मोड़ मेले के जो अध्यक्ष हैं ये महिपाल सिंह सजवान ग्राम रेल, तो ये हर वर्ष कई हजारों आदमी, लगभग ये है कि 50,000 आदमी से ऊपर होंगे। अभी जिन्होंने मच्छी पकड़ी है, मैं कैमरामैन से एक बार दिखाऊंगा, जरा देखो जरा, लोग मच्छी की तरफ ये भाग रहे हैं इधर उधर, और हमारे जो साथी इधर बैठे हुए भी मच्छी पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मेरा इन सभी जो मोड़ मेला में जो आए हुए सभी, कोई भी इस बार मच्छी पकड़ में निराश नहीं रहेगा। इसमें ना कोई पाउडर डला हुआ है, ना कोई अन्य डला हुआ है। सब ही जो हमारे तिमरू होता है, तिमूर, उसी के आधार पर, ये मोड़ मेला के आधार पर। आपने कितनी मच्छी पकड़ दी है? मेरे पास करीबन 1-1.5 किलो मच्छी होगी। अच्छा, तो यदि प्रत्येक आदमी के पास 1-1.5 किलो मच्छी होगी, तो यदि 50,000 आदमी, तो लगा लो कि कितने क्विंटल मच्छी होगी। कई टनों से मच्छी आ रही है। ये जो हमारी होगी 54 साल के लगभग होगी। तो 20 साल से या 18 साल से हम भी आ रहे हैं। तो ये है पूरे बुजुर्गों का बनाया हुआ है, राजाशाही टाइम के ये मोन है हमारा। तो ये है 4-5 खत्तियों का मोन। तो ये पूरे उत्तराखंड में चलता है। जैसे आपके बॉर्डर तक के आते हैं, उत्तरकाशी जिले के, देहरादून के, आपके टिहरी के सभी लोग आते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिनों में रोक भी लगाई थी, टीपू साहब आए थे, पर लेकिन ये चीज़ें नहीं चली, क्योंकि ये राजे के टाइम का है। उनको भी बोला कि देखो, उनकी घरवाली भी आई थी, तो हमने बोला इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ये पाउडर है इसका, तिमरू का, तो इससे जो है बेहोश हो जाती मच्छी, इससे नुकसान नहीं होता इस चीज़ का। तो ये हमारा पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है और बहुत बड़ा त्योहार होता है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो। तो सारे लोग जो इस मोन के लिए आते हैं, पूरा एंजॉय होता है जी। ये राजेशाही का जमाने का है, जब नरेंद्र शाह थे यहाँ के सांसद, तो उस समय से, उस परंपरा से हमारा जो ये मोन मेला है जो है, ये पूरे हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है। और इसकी ये परंपरा ये है कि हम खुद टिमरू निकाल के, खुद अपने हाथों से कूट के बनाते हैं, फिर उसको भूनते हैं, फिर पीस के यहाँ पे जो है हमारी जो है लालूर, सिलवाड़ और ये अठाजूल, इधर 6 जुला तक जो है हमारी जो है पांति का हिसाब चलता है। जब इधर से लास्ट हो जाएगा तो हमारे यहाँ आएगी पहले। इस बार किसकी पांति है? लालूर में इस बार जो है इनकी पांति है। इसमें कौन कौन से गांव आते हैं? इसमें बहुत सारे गांव आते हैं, उतने गांव का नाम नहीं जानते, पर वैसे बहुत सारे गांव आते हैं। क्या लगता है कि जैसे हजारों की तादाद में आप बहुत हजारों के 10,000 से भी ऊपर लोग होंगे। अगर माना 250 का आंकड़ा भी लेके चलते तो कई कुंटल, कई टन जो है मछली जो है पकड़ी जाती है। और टिमरू का ये है कि जो मच्छी पीछे रह जाएगी वो फिर जिंदी हो जाएगी, उसका नशा लगता है, मरती नहीं है, नुकसान नहीं होता है भाई। वही नुकसान है जो पकड़ेंगे। चंपावत में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की ओर से लोहाघाट में एक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। डीएफओ चंपावत अविनाश सिंह ने केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बरसों से लोहाघाट में डिग्री कॉलेज के पास वन विभाग के रिसर्च सेंटर निष्प्रयोजन पड़ा हुआ है, जिसका सदुपयोग करने के लिए और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धन की कमी के चलते निर्माण कार्य में बाधाएं आ रही हैं। डीएफओ ने बताया है कि उनकी ओर से उच्च अधिकारियों और शासन को धन अभावमुक्त करने के लिए भी पत्र लिखा गया है। उनका कहना है कि इको अवेयरनेस सेंटर में बाहर से आने वाले पर्यटकों की रहने, खाने और ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा स्थानीय युवा ही इस अवेयरनेस सेंटर को चलाएंगे।
इको अवेयरनेस सेंटर बनाने के लिए राज्य सेक्टर में कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोगों ने इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो है उस एक्चुअली वो हमारा जो रिसर्च का पुराना रेंज कैंपस था उसको डेवलप किया है। तो उसमें हम लोगों ने एंट्री गेट बनाया है, एक रिसेप्शन कम टिकट काउंटर बनाया है, एक कैंटीन के रूप में फैसिलिटी दी है, किचन वगैरह डेवलप किया है और उससे बहुत सारे क्षेत्र में जो आपके इको टूरिज़्म से संबंधित लाभ हैं वो सभी लोगों को प्राप्त होंगे। उसमें जैसे स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त होंगे, जो लोग उसमें एज़ लोगों को हम योजित करेंगे, चाहे कैंटीन में, चाहे टिकट काउंटर पे या एज़ नेचर गाइड्स या बर्ड गाइड्स, तो उनसे उन लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा और साथ ही क्षेत्र में जितनी भी जनता है उनको प्रकृति के बारे में, नेचर अवेयरनेस के बारे में जो है जानकारी भी मिलेगी। चंपावत एसपी रेखा यादव ने के निर्देश पर चंपावत में नशा मुक्ति बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान भी चलाया है। इस दौरान अभियुक्त को 1.5 लाख रुपए की 4.34 ग्राम अवैध स्मैक के साथ बुलाई मार्ग से गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना लोहाघाट में एनडीपीसी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष भी पेश किया है। उत्तराखंड में साइबर ठगों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए एसटीएफ के एसएसपी अजय कुमार ने साइबर अपराधियों से बचने के उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर ठग निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर यूपीआई और फर्जी लिंक के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने लोगों से किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक पर बिना जांच किए भरोसा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सतर्कता ही साइबर अपराध से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। अलग अलग तरह के यहाँ पर सिस्टम साइबर ठगी द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसमें अगर पब्लिक अवेयर है और इस तरह के किसी झांसे में खासकर देखा गया है कि 15 से 20% रिटर्न में अपने पैसे लगा देना, उसके बारे में वेरीफाई नहीं करना कि इसका कहीं ऑफिस है कि नहीं है, इतनी रिटर्न कैसे कोई देगा। साथ ही साथ डिजिटल अरेस्ट के मामले भी देखे गए, जहाँ पर लोग को अगर ऐसी कोई कॉल आती है कि सीबीआई अधिकारी हैं या अन्य जज बन के कॉल करते हैं जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमा दर्ज हो गया कस्टम अधिकारी बन के, तो जब आदमी को सोचना चाहिए इसमें कि थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। उनके द्वारा जब कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया है तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अलग अलग तरह के मोडस ऑपरेंडी है, इसमें अवेयरनेस सबसे बड़ा इसमें जो पब्लिक का है। और कहीं भी डाउट होता है, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम अन्य लोगों से उसे ज़रूर वेरीफाई कर लें कि वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहे हैं, कहीं कोई लिंक देखकर उसमें पैसे लगा दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पूरी रकम डूब जाती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के प्रलोभन में ना फंसे। सबसे पहले होता है कि प्रलोभन में ना फंसें, किसी ऐसे रिटर्न में ना फंसें कि कोई इन्वेस्टमेंट में ना फंसें। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा के साथ पर्यटक स्थल भी पूरी तरह से पैक नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई और पर्यटक स्थलों को भी धामी सरकार संवार रही है। वहीं गुलरभोज में बड़ी लोगों की तादाद को देखते हुए विजय विधायक अरविंद पांडे ने सभी यात्रियों का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने सभी पर्यटकों से गुलरभोज आने का भी आग्रह किया है। देवभूमि उत्तराखंड संपूर्ण प्रदेश अपने आप में एक प्रकृति की सौगात है, प्रकृति का तोहफा है, हमको भगवान ने दिया है। और देश विदेश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड में देवभूमि के दर्शन करने आते हैं। मैं सभी आगंतुकों का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऊधम सिंह नगर जिले में गुलरभोज एक पर्यटन केंद्र है, जहां हाई स्पीड बोट चलती हैं, वहां की प्रसिद्ध मछली है और प्रकृति का बहुत खूबसूरत एक नज़ारा है। मैं आपके माध्यम से जो लोग उत्तराखंड में घूमने आते हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप गुलरभोज, जो हमारी सरकार ने 13 डेस्टिनेशन के अंदर निर्माण किया है, बहुत अच्छा पर्यटन केंद्र है। और वहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा हैं, वो पर्यटकों के मित्र बन के खड़े होते हैं। मैं सभी पर्यटकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि गुलरभोज जलाशय पे आप पर्यटक बन के आइए, आपका स्वागत है। चंपावत में 20 सालों से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का आंदोलन जारी है। पर न्यायालय के निर्देश के बावजूद सरकार की ओर से उनकी मांगें नहीं मानी गई है। इस बार एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला अंतिम और
निर्णायक लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरिल्ला संगठन प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मानंद डाला कोटी के नेतृत्व में 30 जून को प्रदेश के 4 और 5,000 गुरिल्ला मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे और 1 जुलाई को समस्त गुरिल्ला सचिवालय भी कूच करेंगे। देखो, आंदोलन करते करते लंबा समय हो गया है, सरकार नहीं सुन रही है, लगातार हम लोगों को गुमराह करती आ रही है। हम लोगों ने तय कर रखा है कि 30 तारीख को जो है आपका जो मुख्यमंत्री आवास घिराव होगा और 31 तारीख को है, पहली तारीख को है सचिवालय घिराव होगा और जिसमें हम चंपावत जिले से बहुत ज़्यादा लोग गुरिल्ला लोग जाएंगे, जहाँ से 150 लोग कम से कम हम लोग जाएंगे। और सभी गुरिल्ला भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि किसी हाल में भी देहरादून पहुँचे, 29 तारीख को देहरादून के लिए कूच करें। हमारी मांग 3 सूत्रीय मांग है। वैसे तो जिसकी उम्र है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, जो उम्र पार कर चुका है उसको आर्थिक सहायता या पेंशन जो भी सरकार से सुविधा मिले और जो मृत आश्रित हैं उनके आश्रितों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। कार्रवाई तो हमारी लगातार होती है। हम लोग जो है आपके हाई कोर्ट से भी जीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी जीते हैं, मगर सरकार लगातार हमको गुमराह करते आ रही है। सरकार से हमारी इस समय यही आशा है कि इस समय लास्ट जाते समय जो है कि 2027 में नई सरकार आएगी। हम सोच रहे हैं कि हमारा काम कर जाएगी सरकार। बद्रीनाथ धाम खुशनुमा मौसम के साथ तीर्थयात्रियों की आमद से गुलजार नजर आने लगा है। श्रद्धालुओं की आमद से मंदिर परिसर में काफ़ी चहल दिखाई दे रही है और बद्रीनाथ धाम के द्वार खुलने से लेकर अब तक करीब 13,16,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान हरि नारायण के दर्शनों का पुण्य लाभ भी अर्जित किया है। बता दें कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 16 जून को स्थानीय लोगों और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आए पंजाब के निहंग सिखों के बीच मारपीट का विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 4 निहंग सिखों को जमानत दे दी है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग विवाद में गिरफ्तार 4 निहंग सिखों को अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद इस पूरे मामले ने अब नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। एक इसे न्याय की जीत बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था और पूरे घटनाक्रम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान कर्णप्रयाग में जिस तरीके से 4 निहंग सिखों और स्थानीय युवकों के बीच में विवाद हुआ, उस विवाद में खुलेआम जो है शस्त्रों का प्रदर्शन हुआ और तलवार से स्थानीय युवकों पर हमला किया गया, उन्हें गंभीर रूप से चोटिल किया गया। उस घटनाक्रम में किसी की जान भी जा सकती थी। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया, उनको जेल भेजने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से उन अपराधियों को छुड़ाने के लिए शक्ति प्रदर्शन हुआ और उस शक्ति प्रदर्शन के आगे उत्तराखंड सरकार नतमस्तक नजर आई, उससे एक संदेश साफ साफ गया है कि उत्तराखंड सरकार स्थानीय हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है और बाहरी दबाव के आगे जो है झुकने का काम कर रही है। कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंग सिखों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन रहा था और कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन और वार्ता का दौर चलता रहा। अब अदालत से 4 आरोपियों को जमानत मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। लोग थे जत्थेबंदियों के, वो उनकी जमानत हो गई है और सरकार ने भी पूरा सहयोग किया और इन जत्थेबंदियों ने भी पूरा सहयोग किया और दोनों पक्षों का बड़ा अच्छे भावना के तहत बातचीत हुई और फिर ये सारी संगत उनको लेके नाडा साहब गुरुद्वारा जाएंगे और अपने अपने घरों में जाएंगे। तो इसी ढंग से, क्योंकि गुरु के चरणों में ये सब लोग बैठे हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे बचना चाहिए और कई राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहती और उन लोगों को भी सचेत करके मैं बताना चाहता हूं कि सरकार भी पूर्ण सहयोग कर रही है और जत्थेबंदियां भी पूर्ण सहयोग कर रही हैं और यह मामला यहीं खत्म हो चुका है। जमानत मिलने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच और सभी तथ्यों को सामने लाने की मांग दोहराई जा रही है। निहंग सिखों के साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था और शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि पूरे मामले में कानून के दायरे में कार्रवाई की गई है और जांच निष्पक्ष तरीके से जारी है। प्रशासन लगातार शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहा है।
जो हमारे निहंग के भाई हैं, जो कर्णप्रयाग की उस घटना को बहुत सारे लोग तूल देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बहुत सूझबूझ के साथ में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने एक बेहतर निर्णय लिया है और इस प्रदेश के अंदर या अन्य दूसरे जो पंजाब है वहां पर या अन्य और राज्यों में कहीं ना कहीं आपसी एक सौहार्द बना रहना चाहिए, सद्भावना बनी रहनी चाहिए। अतिथि देवो भव की जो भावना हमारे अंदर है, हम सबका स्वागत करते हैं, सबके धर्मों का सम्मान भी करते हैं, इसीलिए सबको भी उत्तराखंड के निवासियों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सभी जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनका स्वागत करते हैं और दिल खोलकर स्वागत करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी कोई रात, ऐसी कोई हिंसा या ऐसे कोई मन में द्वेष भावना किसी के नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अब ये हमारे निहंग भाइयों का जो प्रकरण था वो निपट गया है। मुझे लगता है कि अब उसको शांत हो जाना चाहिए। जो लोग इसे भड़काने की कोशिश कर रहे थे, घी में जीरा डालने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम अब उन लोगों को बाज आना चाहिए। इस बात को समझने की जरूरत है कि जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं होता है। फिलहाल चारों आरोपियों को जमानत मिलने से एक कानूनी चरण पूरा हुआ है, लेकिन कर्णप्रयाग विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जांच जारी है, राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और कानून के मुताबिक आगे क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून की मशहूर लीची अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मिठास का परचम लहरा रही है। पहली बार देहरादून से ताजी लीची की खेप सीधे इटली भेजी गई। यह सिर्फ एक एक्सपोर्ट नहीं बल्कि उत्तराखंड के किसानों और बागवानी क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। आखिर क्यों विदेशों में इसकी डिमांड बढ़ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। मीठा स्वाद, लाल रंग और अनोखी खुशबू, यही पहचान है देहरादून की लीची की, जिसकी मांग अब यूरोप तक पहुंच चुकी है। 18 जून 2026 को देहरादून से पहली बार 1 मीट्रिक टन ताजी लीची इटली भेजी गई। इस एक्सपोर्ट को APEDA ने उत्तराखंड सरकार और किसानों के सहयोग से संभव बनाया। देहरादून की लीची अपनी प्रीमियम क्वालिटी के लिए जानी जाती है। रोज सेंटेड, कलकतिया और बेदाना जैसी किस्मों की विदेशों में अच्छी मांग है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी लीची को खास मिठास और बेहतरीन गुणवत्ता देती है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे पसंद किया जा रहा है। लीची ये इस गार्डन से इस बार पहली बार लीची जो है वो बाहर कंट्रीज को गई है, जिसमें कि पहले जो हमारा पहला लॉट था वो इटली को गया है लीची का। तो इससे एक ये है कि जो लोगों का, जो किसानों का इसके प्रति एक वो था कि भाई लीची में इसमें रेट अच्छे नहीं मिलते हैं या मंडी में सही से नहीं मिल पाता है। तो इसमें ये हुआ कि अगर आपका बगीचे का प्रबंधन अच्छा है और आपके पास वो क्वालिटी है तो मार्केट आपके पास अवेलेबल है। और भी कुछ कंट्रीज में भी जाने वाली है, जिसमें यूरोप में भी तैयारी कर रहे जाने की। लीची के अलावा कटहल की भी अभी यहाँ से इस बार तैयारी हो रही है कि अन्य जो फ्रूट्स हैं वो भी अदर कंट्रीज में तैयारी कर रहे हैं भेजने की। सपोर्ट तो रहता ही है। जो एक्सपोर्ट में आप बताएं तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो भारत सरकार की एजेंसी एपीडा है उसका बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट रहता है। उनकी जो टीम है, उनकी जो प्रबंधन उनकी कमेटी है वो आज भी गार्डन में आके बैठी हुई है और प्रॉपर तरीके से कैसे पैकिंग होनी है, कौन सा क्वालिटी उसमें जाएगी, कहाँ पे उसकी ग्रेडिंग होनी है, प्रॉपर उसमें जो हमारे यहाँ पे हैं जो किसान हैं उनकी हेल्प करते हैं और पूरा उसके बाद जो उसको बाहर को एक्सपोर्ट पे करवाते हैं। इस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक्सपोर्ट के कारण किसानों को घरेलू बाजार की तुलना में लगभग 25% अधिक कीमत मिली है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ बागवानी को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलते रहे तो आने वाले समय में देहरादून की लीची यूरोप के कई देशों के साथ साथ खाड़ी देशों और दूसरे बाजारों में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकती है। इससे उत्तराखंड की कृषि अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलेगा। सर, लीची का उत्पादन बहुत अच्छी रही है और इनकी बार दुबई और इटली, भारत से पहली दफ़ा एक्सपोर्ट हुआ है लीची का, देहरादून से हमारे बगीचे से हुआ है और इसमें बहुत अच्छी पैदावार हुई है। लीची की बहुत अच्छा मिठास है और अच्छी खेती हुई है। इससे इस बार जो है ना इटली सप्लाई हुई है, हमारी एक्सपोर्ट हुई है, हमारे भारत से पहली दफ़ा लीची एक्सपोर्ट हुई है। सर देखो क्या इसमें हमको प्रॉफिट मिलता है, जैसे हमारे ठेकेदार लोग जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको जो है ना बहुत अच्छा बढ़ावा मिलता है, अच्छी कमाई भी हो पाती है और इसमें
उनका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट करके, मतलब भारत सरकार द्वारा ही ये एक्सपोर्ट करी जाती है और सरकार के द्वारा ही ये एक्सपोर्ट का काम जुड़ा हुआ है सर। और ये बहुत अच्छा मतलब जो है ना इसमें काम रहा है आपके लीची में इस दफ़ा। जी मार्जिन अच्छा होगा, संभावना बहुत अच्छी है अब की बार, और अगली बार इससे भी अच्छा जो है ना रिजल्ट आएगा इसका। देहरादून की लीची अब सिर्फ उत्तराखंड की पहचान नहीं बल्कि भारत की एक ऐसी प्रीमियम कृषि उपज बनती जा रही है जिसकी मिठास विदेशों तक पहुंच चुकी है। अगर एक्सपोर्ट का ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के हजारों किसानों की आय बढ़ाने में यह लीची बड़ी भूमिका निभा सकती है। राजधानी देहरादून की लीचियां इस बार खूब सुर्खियों में है क्योंकि इस बार का एक्सपोर्ट दुबई और इटली जैसे देशों में भी हुआ है। यानी कि देहरादून से जो लीचियां हैं वो दूसरे देशों में इस बार एक्सपोर्ट की गई हैं और ये बताया जा रहा है कि अच्छी खासी कीमत इस बार की लीचियों की रही है। और यही वजह है कि जो दुबई और इटली के लोग हैं वो उत्तराखंड की लीचियों को पसंद कर रहे हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक फायदा पहुंचाने का किसानों को काम भी कर रही है और ऐसे में किसानों का कहना है या फिर उद्यान विभागों का ये कहना है कि इस बार की जो लीची की पैदावार हुई वो काफ़ी अच्छी हुई है और इस बार की जो लीची है उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है, मिठास उसमें ज़्यादा है और दूसरे देशों के लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। यानी कि अलग-अलग कंट्रियों से डिमांड भी आ रही है और अभी तक जो है वो दुबई और इटली में लीची भेजी जा चुकी है और अलग-अलग कंट्रियों में भेजने की तैयारियां हैं, पैकेजिंग उसकी सुधारी जा रही है और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि उत्तराखंड के किसान जो है वो सशक्त हो सके, समृद्ध हो सके। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी काम कर रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।